नमस्कार साथियों, आज हम देखने वाले हैं भारत के राष्ट्रपति से संबंधित संविधान में वर्णित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। हम देखेंगे राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, राष्ट्रपति की शक्तियां क्या हैं, राष्ट्रपति किसको सलाह दे सकता है, राष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जा सकता है, राष्ट्रपति किसका प्रमुख होता है। तो ये सारी चीज़ों को हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए खास होने वाला है, क्योंकि संविधान या फिर हम कहें तो राज्य व्यवस्था से प्रश्न हर परीक्षा में पूछा जाता है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। तो भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो आंसर होता है राष्ट्रपति। वह राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुदृढ़ता का प्रतीक होता है। राष्ट्रपति क्या होता है? राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुदृढ़ता का प्रतीक होता है। वह भारतीय राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। राष्ट्रपति क्या होता है? भारतीय राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। यहाँ पे राज्य से तात्पर्य है नेशन, यानी कि राष्ट्र, देश। वह भारतीय राष्ट्र का संवैधानिक प्रमुख होता है। संवैधानिक स्थिति क्या है? तो भारतीय संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक राष्ट्रपति संबंधित प्रावधान है। कार्यपालिका का वर्णन है। अनुच्छेद 52 में देखते हैं क्या है। तो अनुच्छेद 52 में लिखा है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। संविधान स्पष्ट रूप से घोषित करता है कि देश का सर्वोच्च संवैधानिक पद हमेशा भरा रहना चाहिए। जो राष्ट्रपति का पद है, एक दिन के लिए भी खाली नहीं रहना चाहिए। ये पद कभी रिक्त नहीं हो सकता है। राष्ट्रपति का पद है, कभी भी रिक्त नहीं हो सकता। अगर राष्ट्रपति किसी कारणवश अब्सेंट होता है, बीमारी के कारण या फिर मृत्यु हो जाती है, तो उपराष्ट्रपति तुरंत उस पद पर आसीन हो जाएगा, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में। अनुच्छेद 53 क्या कहता है? कार्यपालिका की शक्ति से संबंधित है अनुच्छेद। तो संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 53 कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। वह इनका प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। इन शक्तियों का प्रयोग वह स्वयं भी कर सकता है या फिर उसके अधीन जितने भी अधिकारी हैं उनके माध्यम से करेगा। सर्वोच्च सेनापति, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। अनुच्छेद 53 में ऐसा लिखा है। तो अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति की कार्यपालिक शक्तियां लिखी हैं और यह भी लिखा है कि भाई तीनों सेनाओं का, यानी कि जल सेना, थल सेना और वायु सेना, यानी कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीनों का प्रमुख होगा, कमांडर होगा राष्ट्रपति। अनुच्छेद 54 क्या बताता है? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन चुनाव से संबंधित है। राष्ट्रपति कैसे चुना जाएगा? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष नहीं बल्कि निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता राष्ट्रपति के निर्वाचन में वोट नहीं डालती है, बल्कि जनता जिन प्रतिनिधियों को जिताती है, वो जीते हुए प्रतिनिधि, वो सांसद, विधायक जैसे लोग वोट डालते हैं। इसमें कौन कौन वोट डालता है? संसद के सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य जो जनता द्वारा चुने जाते हैं। राज्यसभा के भी सदस्य, लोकसभा के भी सदस्य, जनता द्वारा चुने हुए निर्वाचित सदस्य ये वोट देते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। विधानसभा के सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, जो हमारे देश में राज्य हैं उन सब के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, यानी कि जो जनता द्वारा चुने हुए हैं, वो वोट देते हैं। केंद्र शासित प्रदेश, दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी इसमें वोट डालते हैं। तो राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? इसमें संसद के सदस्य वोट देते हैं, विधानसभाओं के सदस्य और दिल्ली और पांडिचेरी के विधानसभा के सदस्य। इसमें एक बात ध्यान रखने योग्य है, मनोनीत सदस्य वोट नहीं देते। मनोनीत सदस्य वो होते हैं जिनको राज्यपाल या फिर राष्ट्रपति चुनता है। राज्यपाल राज्य के अंदर मनोनीत सदस्यों को मनोनीत करता है और राष्ट्रपति संसद में सदस्यों को मनोनीत करता है। तो मनोनीत सदस्य इसमें वोट नहीं देते हैं, केवल निर्वाचित सदस्य वोट देते हैं। अनुच्छेद 55 क्या कहता है? निर्वाचन की रीति, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति क्या होगी? तो एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा इसका निर्वाचन होगा। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा निर्वाचन किया जाएगा। गुप्त मतदान रहेगा और इसका उद्देश्य विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों के नाम में एकरूपता। अनुच्छेद 56 पदावधि, राष्ट्रपति कितने समय तक पद पर रह सकता है? तो इसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष। राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। राष्ट्रपति पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। वह उपराष्ट्रपति को संबोधित कर अपने पद से इस्तीफा दे सकता है। अनुच्छेद 57 और 58 में पात्रता और योग्यता। अनुच्छेद 57 में क्या लिखा है? तो पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति चुना जा सकता है। भारत में यह है कि कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार भारत का राष्ट्रपति चुना जा सकता है। अमेरिका में केवल एक व्यक्ति 2 बार अमेरिका का राष्ट्रपति चुना जा सकता है। लेकिन भारत में कोई भी सीमा नहीं है। अनुच्छेद 58 क्या कहता है?
निर्वाचित होने के लिए योग्यताएं। अनुच्छेद 58 में इसके निर्वाचित होने के लिए योग्यताएं हैं। योग्यताओं में देखें तो वह 35 वर्ष का होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, किसी भी सरकारी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, पागल और दिवालिया नहीं होना चाहिए। ये योग्यताएं होती हैं। राष्ट्रपति पद की योग्यताएं जो मैं आपको बता चुका हूँ भाई, इसमें भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 35 वर्ष हो कम से कम, वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने का योग्य हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, वह किसी लाभ के पद पर ना हो, किसी नौकरी में ना हो। अब देखते हैं अनुच्छेद 59 में लिखा है कि राष्ट्रपति संसद या किसी राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, उसे बिना किराया दिए राष्ट्रपति भवन आधिकारिक निवास प्राप्त होता है। राष्ट्रपति को जो राष्ट्रपति भवन प्राप्त होता है रहने के लिए आधिकारिक निवास, उसमें उसे किराया वगैरह कुछ भी नहीं देना पड़ता है। वेतन एवं भत्ते देखते हैं। वर्तमान में राष्ट्रपति को 5 लाख रुपए प्रतिमाह वेतन मिलता है, जिसे कार्यकाल के दौरान कम नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 60 में क्या लिखा है? शपथ। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं श्रद्धापूर्वक राष्ट्रपति के पद का कार्य पालन करूंगा और अपनी पूरी शक्ति निष्ठा से राष्ट्र की अखंडता, एकता और की रक्षा करूंगा, ऐसा शपथ दिलाई जाती है। राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, वो शपथ दिलाते हैं, CJI। 61 नंबर में क्या है? महाभियोग। संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है और उसको अपने पद से हटाया जा सकता है। संसद में पारित किया होता है महाभियोग, अनुच्छेद 61 के अंतर्गत है। महाभियोग की प्रक्रिया क्या होती? तो प्रस्ताव, सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए प्रस्ताव पर। नोटिस, 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को नोटिस दे दिया जाता है कि आपके खिलाफ महाभियोग लाने जा रहे हैं। 2/3 बहुमत से दोनों सदनों में पारित होना चाहिए, 2/3 बहुमत से ये महाभियोग प्रस्ताव पारित होना चाहिए। और प्रक्रिया पूर्ण होने पर पद रिक्त हो जाता है, पद से हट जाता है, वहां पर उपराष्ट्रपति आ जाता है। फिर अनुच्छेद 62 की रिक्ति, अनुच्छेद 62 पद की रिक्ति। राष्ट्रपति के पद की रिक्ति कैसे होती है, उस पर क्या होना चाहिए? तो राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही चुनाव कराना अनिवार्य है। राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने से पहले चुनाव कराकर नया सदस्य चुन के आ जाता है। जब पुराना सदस्य त्याग पत्र देता है, तुरंत ही नया सदस्य कार्यभार ग्रहण करता है। मृत्यु या त्याग पत्र के कारण पद खाली होता है, 6 माह के भीतर चुनाव कराने होंगे। अगर मृत्यु या फिर कोई त्याग पत्र दे देता है तो फिर 6 माह के अंदर चुनाव कराने होते हैं। उस दौरान उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। कार्यवाहक राष्ट्रपति, ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। राष्ट्रपति की शक्तियां, कार्यकारी, विधायी, न्यायिक और अन्य शक्तियां। अब देखते हैं शक्तियां। कार्यकारी शक्तियां क्या होती है राष्ट्रपति की? तो भारत सरकार के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। जितने भी कार्य प्रधानमंत्री द्वारा भी किए जाते हैं वो भी राष्ट्रपति के नाम पर ही किए जाते हैं। वह प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। वह अंतर राज्य परिषद का गठन करता है। राष्ट्रपति क्या करता है? अंतर राज्य परिषद का गठन करता है। वह किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने की शक्ति सिर्फ राष्ट्रपति को प्राप्त है। महत्वपूर्ण नियुक्तियां, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है, अनुच्छेद 75 में लिखा है। महान्यायवादी की नियुक्ति, अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति अनुच्छेद 76 के अनुसार करता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग की नियुक्ति 148 अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति करता है। राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति अनुच्छेद 155 के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मुख्य चुनाव आयुक्त, जो निर्वाचन आयोग का होता है, इसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। विधायी शक्तियां देखते हैं। संसद का सत्र, संसद के सत्र को बुलाना, सत्रावसान करना और लोकसभा को भंग करना, ये विधायी शक्तियां राष्ट्रपति को प्राप्त है। वह संसद के सत्र को बुला सकता है, उसका अवसान कर सकता है, मतलब समापन, और लोकसभा को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर भंग कर सकता है। अगर जो वर्तमान में सरकार है वो बहुमत खो देती है तो जो लोकसभा है वो भंग हो जाती है। संयुक्त बैठक, अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदनों यानी लोकसभा और विधानसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाता है। मनोनयन, राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य कला, संस्कृति, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे क्षेत्र में जिन्होंने विशेष योगदान दिया होता है, उन 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करता है। अनुच्छेद 111 वीटो शक्ति, राष्ट्रपति की वीटो शक्ति क्या होती? संसद द्वारा कोई विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता है, राष्ट्रपति की वीटो शक्ति होती है। इसमें अत्यंतिक वीटो क्या होता है? तो विधेयक पर अपनी राय सुरक्षित रखना, स्वीकृति ना देना। अत्यंतिक वीटो होता है कि कोई विधेयक पारित
हो रहा है उस पर उसने अपनी राय सुरक्षित रख ली है और स्वीकृति नहीं दी। निलंबनकारी वीटो, विधेयक को पुनर्विचार के लिए संसद लौटाना। कोई विधेयक राष्ट्रपति को प्राप्त होता है, वो बिना साइन किए उसको पुनर्विचार के लिए संसद को वापस लौटा देता है, इसको कहते हैं निलंबनकारी वीटो। और जवाब न देना अत्यंतिक वीटो कहलाता है। पॉकेट वीटो क्या होता है? राष्ट्रपति की शक्ति ये भी है, जब राष्ट्रपति विधेयक पर ना तो सहमति देता है ना ही उसे अस्वीकृत करता है, बल्कि उसे अनिश्चित काल के लिए लंबित रखता है, अपनी जेब में रख लेता है, कोई जवाब नहीं देता है, ना तो लौटाता है, तो उसको कहते हैं पॉकेट वीटो। राष्ट्रपति के पास अमेरिकी राष्ट्रपति से बड़ा पॉकेट वीटो है। हम भारत के राष्ट्रपति के पास अमेरिकी राष्ट्रपति से बड़ा पॉकेट वीटो। उदाहरण, राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने भारतीय डाक संशोधन विधेयक को का पॉकेट वीटो किया था। उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया था, उसको अपने पास रखे रहे थे। अनुच्छेद 123 अध्यादेश जारी करना। राष्ट्रपति द्वारा संसद के अवकाश के समय, जब संसद के सत्र ना चल रहे हों, तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। इसकी शक्ति संसद के अधिनियम के समान होती है। जब संसद में कोई सत्र ना चल रहा हो तो उस टाइम पे राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है और इसकी शक्ति संसद के अधिनियम के समान होती है, तब तक वो कानून के रूप में कार्य करता है। सीमा, इसे संसद की अगली बैठक 6 माह के भीतर अनुमोदित करना होगा। जब तक संसद की अगली बैठक होती तब तक प्रभावी रहता है, उसके बाद इसका अनुमोदन किया जाता है। वित्तीय शक्तियां कौन सी है? तो धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही संसद में पेश किया जाता है। धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही संसद में पेश होता है, नहीं कि संसद में पेश करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति धन विधेयक पर अनिवार्य होती है। वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि बजट संसद के समक्ष रखवाना राष्ट्रपति का काम होता है। भारत की आकस्मिक निधि से व्यय प्राप्त करना, व्यय करना, जो आकस्मिक निधि होती है उससे राष्ट्रपति खर्चा कर सकता है। अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। न्यायिक शक्तियां क्या होती? तो नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। परामर्श, 143 अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय से किसी भी कानूनी विषय पर सलाह ले सकता है राष्ट्रपति। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। 143 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है राष्ट्रपति। अनुच्छेद 72 क्षमादान, तो क्षमादान में इसके किसी भी अपराधी को क्षमा करने की शक्ति होती है राष्ट्रपति के पास। दंड और सजा को पूरी तरह खत्म कर सकता है, क्षमा, इसको क्षमा कहते हैं। उसके बाद लघुकरण, दंड के स्वरूप को बदलना, जैसे फांसी को उम्र कैद में बदल सकता है राष्ट्रपति। परिहार, दंड की प्रकृति बदले बिना अवधि कम कर सकता है। परिहार बोलते हैं जैसे दंड की प्रकृति वही रहेगी लेकिन अवधि कम हो जाएगी। राष्ट्रपति मृत्यु दंड को भी क्षमा कर सकता है। सैन्य एवं कूटनीतिक शक्तियां क्या है? सैन्य शक्तियां, वह तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। वह युद्ध की घोषणा और शांति की संधि कर सकता है संसद की अनुमति से। युद्ध की घोषणा कर सकता है, शांति के लिए संधि कर सकता है, वो भी संसद की अनुमति से। कूटनीतिक शक्तियां, अंतर्राष्ट्रीय संधियां और समझौते राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। अगर प्रधानमंत्री भी कहीं जाकर कोई संधि समझौता करते हैं तो वो राष्ट्रपति के नाम पर ही होता है। आपातकालीन शक्तियां, संविधान ने राष्ट्रपति को 3 असाधारण स्थितियों से निपटने के लिए आपातकालीन शक्तियां दी हैं। 352 अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकता है। 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगता है और 360 के तहत वित्तीय आपातकाल घोषित होता है। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल 360 के अंतर्गत। अभी तक वित्तीय आपातकाल हमारे देश में नहीं लगा है। राष्ट्रपति शासन चुनाव के टाइम पे लगता ही लगता है। आपातकाल के टाइम 352 अनुच्छेद के तहत आपातकाल घोषित होता है, ये भी हो चुका है कई बार। 352 राष्ट्रीय आपातकाल, आधार युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के टाइम पे ये घोषित किया जाता है। इसे कैबिनेट की लिखित सिफारिश पर ही लगाया जा सकता है। कैबिनेट की लिखित सिफारिश मिल जाए तब लगाया जा सकता है। अब तक 3 बार 1962, 1971, 1975 में ये राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया था। 352 राष्ट्रीय आपातकाल 1962 भारत चीन युद्ध के समय, 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध के समय, 1975 में इमरजेंसी के टाइम में लगाया गया था। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन, जब किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो राज्यपाल की सिफारिश पर या स्वयं राष्ट्रपति वहां का शासन अपने हाथ में ले सकता है। राज्य की विधायी शक्तियां संसद के पास चली जाती हैं, तो राज्य की विधायी शक्तियां सब संसद के पास चली जाती हैं जब वहां का जो तंत्र है, संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल कभी भी लागू नहीं हुआ। यदि भारत की वित्तीय स्थिरता या साख खतरे में हो तो इसे लगाया जा सकता है। सौभाग्य से भारत में अभी तक इसको नहीं लगाया गया है। राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद, अनुच्छेद 74 से 75। अनुच्छेद 74 में क्या है? राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका
प्रधानमंत्री होगा। 74 अनुच्छेद में लिखा है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, मंत्रिपरिषद का प्रधान या मुखिया प्रधानमंत्री होगा। अनुच्छेद 75 में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। जो मंत्रिपरिषद है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। संवैधानिक स्थिति सिद्धांत 42वें और 44वें संविधान संशोधन के बाद यह स्पष्ट हुआ कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है। वह केवल एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। एक बार राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को वापस लौटा सकता है, दोबारा फिर से वापस नहीं लौटा सकता है। बाद में वो स्वतः ही कानून बन जाता है। राष्ट्रपति हस्ताक्षर नहीं करता, फिर भी मान लिए जाते हैं कि राष्ट्रपति ने स्वीकृति दे दी। ये 42वें और 44वें संविधान संशोधन के बाद स्पष्ट हुआ है। अनुच्छेद 143 परामर्श की शक्ति 143 राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से राय मांग सकता है। न्यायालय राय देने के लिए बाध्य नहीं है, राष्ट्रपति सलाह मानने के लिए भी बाध्य नहीं है। यानी कि सलाह ले सकता है, न्यायालय बाध्य नहीं है कि वो सलाह दे, जरूरी उसका सलाह देना जरूरी हो। अगर वो समझेगा कि जरूरी है तो सलाह दे सकता है, वो भी बाध्य नहीं है। और वो जो सलाह देता है उसको मानने के लिए राष्ट्रपति भी बाध्य नहीं है। अब देखते हैं विवेकाधीन शक्तियां। सिद्धांता राष्ट्रपति के पास कोई विवेकाधीन शक्ति नहीं है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में इसका प्रयोग करता है। त्रिशंकु संसद, ये क्या है? जब किसी को स्पष्ट बहुमत ना मिले तो पीएम की नियुक्ति कर सकता है। अविश्वास, मंत्री परिषद के अल्पमत में आने पर उसे बर्खास्त करना। जब मंत्री परिषद अपना बहुमत खो देती है तो उसको बर्खास्त कर सकता है राष्ट्रपति। महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को देख लेते हैं। भारत का राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52 में लिखा है। 58 में योग्यताएं हैं उसकी, 53 में कार्यपालिका शक्ति है, 54 में निर्वाचन है, 56 में पदावधि, 58 में योग्यताएं राष्ट्रपति पद के लिए, 60 में शपथ एवं प्रतिज्ञान, 61 में महाभियोग, 72 में राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान। द्रौपदी मुर्मू संबंधित देख लेते हैं तथ्य। भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं भारत की, और प्रतिभा पाटिल के बाद भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं और द्वितीय महिला राष्ट्रपति हैं। प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, झारखंड की पूर्व राज्यपाल रही हैं। द्रौपदी मुर्मू जी स्वतंत्रता के बाद जन्मी पहली राष्ट्रपति। इनका जन्म स्वतंत्रता के बाद हुआ है, ये पहली राष्ट्रपति। इससे पहले के राष्ट्रपति स्वतंत्रता से पहले जिनका जन्म हुआ था। अनुच्छेद 71 चुनाव विवाद, सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित किसी भी विवाद की जांच और निर्णय केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा। अनुच्छेद 108 संयुक्त बैठक बुलाना, विधेयक पर गतिरोध होने की अवस्था में राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाता है। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक। ध्यान दें, अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा नहीं। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के अंतर्गत बुलाता है और इसकी अध्यक्षता लोकसभा के स्पीकर द्वारा की जाती है। रोचक तथ्य देखते हैं राष्ट्रपतियों संबंधित। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सबसे लंबे समय तक रहने वाले एकमात्र राष्ट्रपति हैं। ये 12 वर्ष तक राष्ट्रपति रहे। नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति, इनके अपोजिशन में कोई खड़ा ही नहीं हुआ। नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति हैं। बीबी गिरी द्वितीय वरीयता के मतों से जीतने वाले एकमात्र राष्ट्रपति, द्वितीय वरीयता के मतों से जीतने वाले एकमात्र राष्ट्रपति हैं। प्रथम वरीयता के मत से नहीं, हालांकि द्वितीय वरीयता के मतों से जीते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़े रहिए हमसे अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए।